तो भाई ठीक है, अब मुग़लों के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को तो हमने जान लिया था। अब हम लोग जो है मुग़ल एम्पायर के क्राइसिस को देखते हैं। ओके, रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन जो होता था पेजेंट्री से, जितने वाइड स्केल पर जो है मुगल्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करते थे पेजेंट्री से, तो उसकी वजह से मुग़ल एम्पायर के पास जो है काफ़ी एक भरा पूरा खजाना मौजूद था। और ये जो रिसोर्सेज थे, इसने इन एम्पायर्स की मदद की मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह चलाने में, राइट, दूर दूर के एरिया में जो है मिलिट्री कैंपेन्स चलाने में, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाने में। मुग़ल एम्पायर्स और उनके मनसबदार जो थे, उन्होंने अपने हिस्से का उन्होंने जो है इस इनकम का बड़ा हिस्सा जो है सैलरी और सामान वगैरह पर भी खर्चा किया। अब इस एक्सपेंडिचर की वजह से जो आर्टिजन्स या पेजेंट्री जो थे, जो कि मनसबदार वगैरह को सप्लाई करते थे सामान या प्रोड्यूसर्स वगैरह, उनको तो फ़ायदा हुआ, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन का जो स्केल था उसकी वजह से इन पेजेंट्स या आर्टिजन्स के हाथ में बहुत कम बच रहा था। सारे जो है, सारे के सारे किसान या आर्टिजन जो है, सबके सब तो मनसबदार को ही सामान नहीं बेचेंगे ना। तो जो नॉर्मल पेजेंट या आर्टिजन्स जो हैं, उनके पास क्या होता था कि वो जो है हार्डली ही कुछ पैसा बचा पाते थे, जिसका कि वो टूल्स वगैरह ख़रीदने में इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। औरंगजेब के पीरियड में क्या होता है कि चूँकि डक्कन वॉर वगैरह की वजह से और एडमिनिस्ट्रेशन के डिसलोकेशन की वजह से, क्योंकि औरंगजेब खुद चला गया था डक्कन वॉर के टाइम में उधर के एरिया को शांत करवाने के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी वजह से डिसलोकेटेड हो गया था। तो डक्कन वॉर और एडमिनिस्ट्रेशन के डिसलोकेशन की वजह से जो है फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ने लगा था। ओके, खर्चा जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगा था, और ऐसे में जो है जागीरदारी सिस्टम की जो एफिशिएंसी थी वो कम होने लगी। अब डक्कन में बहुत सारे जो नोबल्स थे उनको मनसब दे दिया गया औरंगजेब के द्वारा। अब इसकी वजह से जागीर के लैंड की एक क्राइसिस डेवलप हो गई। अब इसकी वजह से जागीरदार जो थे वो जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेवेन्यू या टैक्स जो है पेजेंट्री से वसूलने लगे, क्योंकि उनको पता था कि जो जागीर उनको दी गई है वो कुछ समय के लिए रहेगी, फिर किसी और को दे दी जाएगी। तो जब तक मौका है चलो भाई चौका मार लेते हैं एकदम से। तो ऐसे में किसान जो थे वो खेत छोड़ छोड़ के भागने लगे, वो जो है अपना एरिया छोड़ छोड़ के भागने लगे। और ये जो किसानों के भागने का सिलसिला था, ये इस बढ़ रहे क्राइसिस का जो है पहला सिम्टम था, पहला लक्षण था, जो कि बाद में जो है हिंसा में और आर्म्ड अपराइजिंग्स में बदल गया। जाट, सतनामीज़, सिख, मराठास और बाकी जो थे, उन्होंने नॉर्थ इंडिया में भी जो है मुग़ल एम्पायर के विरुद्ध जो है आंदोलन शुरू कर दिया। दूसरा रीज़न जो था डिक्लाइन का वो ये था कि जो नोबल्स हुआ करते थे वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल जागीर के लिए जो है उनके पीछे जो है उनमें कंपटीशन लगा रहता था। जैसे अभी होता है ना, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी लोग पोस्टिंग के लिए जो है देखते हैं कि किस एरिया में ज़्यादा आमदनी होती है, उस हिसाब से लोग पोस्टिंग के लिए जो है जुगाड़ लगाते रहते हैं। ऑफ कोर्स जुगाड़ मतलब खर्चा भी लगता है, ऑफ कोर्स वैसे करप्शन भी होता है। तो ये चीज़ जो है वो उस टाइम में भी था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल जागीर के लिए नोबल्स के बीच में कंपटीशन लगा रहता था। और औरंगजेब के मरने के बाद जो ये नोबिलिटी थी, इसके बीच में भी जो है गुटबाजी चल रही थी, फैक्शनलिज्म है ना, पार्टी जो है वो भी चल रही थी इनके बीच में, गुटबाजी। ओके, जो पावरफुल ईरानी, तुरानी, डेक्कनी और हिंदुस्तानी ब्लॉक्स जो थे वो कोर्ट के अंदर भी डेवलप हो चुके थे, और अब वो भी जो है कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर जमा करने में लगे हुए थे, ताकि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको अस्थिर किया जा सके, उसे जो है डिस्टेबलाइज किया जा सके। फिर नादिर शाह अफ़गानिस्तान से जो है वो फिर जो है इन्वेजन करता है 1739 में, और मुग़ल एम्पायर जो है वो फर्दर और कमज़ोर हो जाती है। जब मुग़लों का पावर जब डिक्लाइन होता है, ठीक है, तो ये मुग़ल गवर्नर्स वगैरह जो होते हैं वो अब अपने अपने रीजन में जो है पावर का सेंटर बन जाते हैं। और यद्यपि इसमें से बहुत सारे जो थे वो जो है मुग़ल एम्पायर को दिल्ली में जो है अपने शासक के तौर पर, शहंशाह के तौर पर मानते रहे, लेकिन उन्होंने जो है अपना एक ऑटोनॉमस कमांड जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया, जैसे कि अवध ले लो, हैदराबाद ले लो वगैरह वगैरह। और फिर 18वीं सेंचुरी के शुरुआत में बहुत सारे जो रीजनल प्रोविंसेस थे मुग़ल एम्पायर का, उन्होंने जो है अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज इस्टेब्लिश कर ली थी। उन्होंने तो अपनी स्वतंत्र जो है राजनीतिक पहचान बना ली थी, मतलब उनको मुग़ल इससे कोई मतलब नहीं था। अब ग्लोबल करेक्शन की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि 16-17 सेंचुरी के पीरियड में जो है स्पेशली फ्रांस वगैरह में जो है एब्सोल्यूट स्टेट का आइडिया जो है वो एडवोकेट किया जा रहा था, जिसमें कि राजा के एब्सोल्यूट पावर
आई मीन राजा के डिवाइन राइट्स के बेसिस पर उसके एब्सोल्यूट पावर को जो है प्रमोट किया जा रहा था। हॉब्स जो था उसने एक अलग टाइप के एब्सोल्यूटिज्म के सिस्टम को जो है एडवोकेट किया था। वो जो है इस आइडिया के साथ एग्री किया कि पीस और स्टेबिलिटी जो है तभी हासिल किया जा सकता है जबकि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की स्थापना की जा सके। लेकिन इसमें सावधानी ये रखनी है कि लोगों को जो है ये अधिकार रहना चाहिए कि वो जो है अपना सॉवरिन जो है, अपना जो उनका शासक है उसको चुन सकें अब मेजोरिटी के विल के मुताबिक। और साथ ही साथ जो है अब वो जो सॉवरिन चुना जा चुका है उसके प्रति ओबीडियंस जो है वो ऑब्लिगेटरी रह जाएगा अनटिल अनलेस ये प्रूव किया जा सके कि वो शासक जो है वो शांति बनाए रखने में सक्षम नहीं है और वो जो है स्टेट का डिफेंड नहीं कर सकता है। तो वेल आपको भी यहाँ पर ये करना है कि अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा उसमें हॉब्स के बताए एब्सोल्यूट मोनार्क के आइडिया का कुछ आप जो है सिमिलरिटी खोज सकते हैं क्या। दूसरी बात यह है कि वाई शुड द गवर्न चूज देयर सॉवरिन, जिनके ऊपर शासन हो रहा है उनको अपना सॉवरिन क्यों चुनना चाहिए। वेल एक रीज़न यही है कि अगर वो अपना सॉवरिन चुनेंगे देन यू नो लाइक दैट सॉवरिन विल हैव बैकअप ऑफ द मेजोरिटी एंड दैट वे द सॉवरिन विल हैव द पावर इट नीड्स टू एक्सरसाइज इट्स ओन पॉलिसीज और विल। फिर आगे है कि सॉवरिन क्या, आई मीन डू यू थिंक सॉवरिन वुड फील मोर रिस्पॉन्सिबल इफ ही चोजन बाय द पीपल। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ऑफ कोर्स आई मीन इफ द सॉवरिन इज चोजन बाय द पीपल इट विल मेक देम रिलेटिवली मोर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे नो दैट देयर पावर डिराइव्स फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ द पीपल, राइट। सो दे विल हैव टू एक्ट फॉर देम। So well, that's it about this chapter. Let's quickly recap it. 16th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो है एक नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है, मुगल, जो कि सेंट्रल एशिया से इंडिया में आते हैं। बाबर जो है पहला मुगल एम्पायर, बाबर जो है वो पहला मुगल एम्पायर होता है। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आते हैं। स्टेबिलिटी जो है वो अकबर के अंदर आती है जो कि अपना एम्पायर जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक फैलाता है। अकबर जो है उसने नए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लागू किए जैसे कि मनसबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम। औरंगजेब के अंदर मुगल एम्पायर जो है वो अपने टेरिटोरियल लिमिट्स को बढ़ाता है और फिर मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का प्रोसेस जो होता है वो औरंगजेब के टाइम में शुरू होता है और फिर जो है नई रीजनल पावर्स का जो है जन्म होता है। सो वेल दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। यू गाइज आर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड ऑफ इट। वेल आई होप इट इज फन। द नेक्स्ट वन वी विल लुक एट रूलर्स एंड देयर बिल्डिंग्स। बाय बाय।